जी, मेरा नाम मुबशिर फ़ारूक है। मुझे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में 38 साल हो गए हैं। तो मैंने जो आगाज़ किया था वो हफ़रोज़ा तकबीर से किया था, और फिर मैं रोज़नामा मोहम्मद के बानियों में से हूँ। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ अखबारात में रहा हूँ और रोज़नामा औसाफ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन रहा हूँ। और आजकल मैं एक ब्रिटिश थिंक टैंक है, इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म ITCT, उसमें बतौर काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट साउथ एशिया रीजन के लिए काम कर रहा हूँ। जिस वक्त मुर्सा का वाक़या हुआ तो मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव रिपोर्टर था यहाँ पे। तो मुझे तो उसकी वो सारी चीज़ें भी पता हैं जो आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइलों में नहीं मिलेंगी। उसकी वजह ये थी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उस ज़माने की, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ख़ास तौर पे जो मिर्ज़ा भुट्टो केस से रिलेटेड जुल्फ़िकार का, तो उसमें मेरा काफ़ी वर्क रहा है। जहाँ तक जरदारी साहब का इसमें ताल्लुक़ है, कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन में उसमें लोग थे तो वो सारे जरदारी साहब से कोई बराह रास्त अहकामात नहीं लेते थे, लेकिन सब यही बताते थे। यानी मैं खुद इन्वेस्टिगेशन में था और बहुत सारे मुल्ज़मान के इंटरोगेशन में भी रहा हूँ, उसमें यही बताया जाता था कि जरदारी साहब की ये इच्छा है, जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है, ये बोलते थे वो। हाँ, लेकिन जो बराह रास्त ऑर्डर थे वो नसीरुल्लाह बाबर दिया करते थे। अब रही बात ये कि ये जो मुर्सा भुट्टो का कत्ल, तो ये एक तयशुदा था, लेकिन इसमें जो मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए वो बड़े टेक्निकल अंदाज में हुए हैं। यानी जिसके पास ये टारगेट था उसका नाम तो ना पहले कभी आया और ना अभी आया है, यानी अभी तक उसका नाम नहीं आया। उसमें अलबत्ता जो लोग गिरफ्तार हुए वो सिर्फ वो लोग थे जो इंतज़ामी ड्यूटियों पे थे, जैसे सदल साहब, डॉक्टर शुएब सदल नज़रबंद रहे, और इसमें जो है ना वाजिद दुरानी साहब अरेस्ट है। तो वाजिद दुरानी का सिर्फ ये था कि वो SSP साउथ थे और उनके इल्म में था कि ये मर्डर होना है, लेकिन उनकी बराह रास्त कत्ल से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और कत्ल जिन अफसरान ने किया था उनको डायरेक्ट नसीरुल्लाह बाबर ने इसका ऑर्डर दिया था, उन्होंने जो है ना उसकी यानी इनको हिदायत की थी। और मुर्सा भुट्टो के कत्ल से पहले की एक प्लानिंग थी जिसका इससे बड़ा कंसल्ट है, यानी इस कत्ल से। यानी मुर्तज़ा के बारे में जो मैं उस वक्त अफसरान से मिलता था तो वो ये बोलते थे कि मुर्तज़ा को हमने बिल से निकालना है, यानी उसके चेहरे से नकाब उतारना है। ये नकाब उतारेंगे तो फिर एक्सपोज होगा और फिर वो काम लगाएंगे। तो अगर ये लोग जानना चाहते हैं कि मुर्तज़ा का मकसद ये कि इसके पीछे रीज़न क्या था, तो देखें, एक तो रीज़न ये था कि उसने रियासत के ख़िलाफ़ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जुल्फ़िकार के नाम से। और फिर बात सिर्फ यही नहीं थी कि एक छोटी कोई तंजीम बनी हो। जुल्फ़िकार को उस वक्त जो लीबिया के सरबरा थे कर्नल ख़ज़ाफ़ी, उनकी सपोर्ट थी। उस वक्त जो इंडिया के जो वज़ीर आज़म थे राजीव गांधी, उनकी सपोर्ट थी। इंडिया में बाकायदा इसके ट्रेनिंग कैंप खोले गए, और कोई भी पहली पाकिस्तानी तंजीम थी जिसके लीबिया में भी ट्रेनिंग खोले गए। यानी उसकी जो लोअर क्लास ट्रेनिंग थी वो इंडिया में थी और उसकी अपर क्लास ट्रेनिंग लीबिया में होती थी। और मैं उन सारे लोगों से मुलाकातें मैंने की हैं जो इंडिया या लीबिया के जो अस्करी कैंपों के इंचार्जेस थे, वो उनमें से बाज़ आज भी कराची में पाए जाते हैं, कराची में रहते हैं वो। तो उनसे मिला हूँ और उनसे मुझे ये सारी ट्रेनिंग्स और सारी चीज़ें पता चली हैं। तो मुर्तज़ा को जब रियासत के ख़िलाफ़ कोई शख्स इतने बड़े पैमाने पर जो है ना मुसल्लह कार्रवाई का इरादा रखता है तो रियासत उसको नहीं छोड़ती, ये तो तयशुदा है। अब यह है कि ये किन हालात में और कब हुआ। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि मुर्तज़ा की अपनी बहन की हुकूमत थी और उनकी बहन की हुकूमत के दौरान सगे भाई का कत्ल हो जाता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। लेकिन ये वक्त का इंतखाब करने वाले जो मास्टरमाइंड थे उन्होंने इस वक्त का इंतखाब किया था। उसका इंतखाब क्यों किया था, इसके पीछे एक बड़ी कहानी थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको पहली बार ये मीडिया में आपको बता रहा हूँ, ये मैंने ना लिखी है और ना बताई है कि मुर्तज़ा को मारने का रीज़न क्या था। मुर्तज़ा को मारने का रीज़न ये था कि अगर उसको कत्ल नहीं किया जाता तो आइंदा जो इलेक्शन होने वाले थे तो ही विल बी ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। उसने उसकी पूरी लॉबिंग कर ली थी। पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत में जो करता धरता इस्टेब्लिशमेंट थी तंजीम की, वो मुर्तज़ा के साथ खुफिया पैक्ट कर चुकी थी और बेनज़ीर के नीचे से पूरा पत्ता साफ हो चुका था। इंटेलिजेंस को इसका इल्म था, लेकिन बेनज़ीर को उससे आगाह नहीं किया जा रहा था। बेनज़ीर को सिर्फ इतनी खबर दी गई थी कि आपका कत्ल होने वाला है और कत्ल कोई ऐसा शख्स करेगा जो मुर्तज़ा का मकसद यह है कि जो साथ पैक्ट में हैं और बेनज़ीर का कोई बॉडीगार्ड रहा है।
जब ये बात इल्म में आई तो उस वक्त जो जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये यानी ऑफिशियली पुलिस को इन्फॉर्म ना किया जाए, कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो ये बात लीक हो जाएगी। और बेनज़ीर का ऑर्डर ये था कि मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ कोई लीगल कार्रवाई अगर करनी भी हो तो वो 70 क्लिफ्टन में ना हो, क्योंकि मेरी उस ज़माने में ख़ुद जो है वो जनरल नसीरुल्लाह बाबर से बात हुई है। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ने मेरी बात कराई है फ़ोन पे, और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे नसीरुल्लाह बाबर साहब ने बताई थी और बाकी तफसीलात मुझे ज़ीशान से ही पता चली। तो ये उस वक्त ये यानी ये हुआ कि एक बंदा है वो उसको ट्रेस करना है जो बेनज़ीर का मर्डर करने वाला था। 95 में यानी पहला साल है जब हमें ये पता चला कि बेनज़ीर का मर्डर होने वाला है, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं बताती। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी बस इतना ही था। तो मुझे इसलिए एतमाद में लिया गया कि उस बंदे का जिस इलाके से ताल्लुक़ था उधर मेरी काफ़ी गिरफ्त थी। तो नसीरुल्लाह बाबर साहब ने बोला कि मैं आपको एक ऐसे कौमी राज में एतमाद में लेना चाहता हूँ जिसमें हम अपने बहुत से सरकारी आला अफसरान को और इंटेलिजेंस अफसरान को भी एतमाद में नहीं ले रहे। बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो क़त्ल हो जाएँ तो फिर आप हमारी मदद ना करें, और अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बचाना है तो मैं आपसे मदद की अपील करता हूँ। तो फिर जब मैंने नाम सुना तो मैंने उनको बताया कि जो है वो मैं कोशिश करता हूँ इस बंदे तक रसाई का। तो मैंने जिन लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो शख्स जो है ना बाहर आपको नहीं मिल सकता, वो आपको 70 क्लिफ्टन में मिलेगा, हम आपको 70 क्लिफ्टन ले जाकर उससे मीटिंग करा सकते हैं। तो मैंने जब ये अफसरान से बताया तो उन्होंने बोला कि यार हमें तो बंदा चाहिए। तो मैंने बोला उसमें तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कराची में एक बड़ा बासर बंदा था जो पुलिस के बड़े बड़े रैकेट के लिए और इंटेलिजेंस के बड़े बड़े रैकेट के लिए काम करता था। उस बंदे को उन्होंने हायर किया। मैं अभी फ़िलहाल उसका नाम नहीं बताना चाहता ना। तो उस बंदे को हायर किया, मगर उसको इस काम में जो है वो काफ़ी यानी मुद्दत लग गई, और मुझे सही इस वक्त याद नहीं है पीरियड्स के कितने महीने कितने दिन लगे। लेकिन बहरहाल जो है वो ऐसा हुआ कि जब उस बंदे को गिरफ़्तार करना था, उसका नाम था अली सुनारा, जब उसको गिरफ़्तार करना था तो इन्होंने रेड का प्रोग्राम बनाया। तो इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी थे और वो उस वक्त और दूसरे इंस्पेक्टर हुसैन अहमद नासिर लोधी अभी एडवोकेट हैं इस वक्त, तो ये कमांड कर रहे थे। और तनवीर उल हक जो एसएसपी ईस्ट थे वो इसको रेड को मॉनिटर कर रहे थे, मगर एसएसपी ऑफिस में बैठ के। तो मुझे जो है ना ज़ीशान काज़मी का फ़ोन आया कि अगर जो है ना वो एक तारीख़ी केस करने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपके इदारे को इसकी खबर मिले, आप जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आप अपनी स्टोरी शाये कर सकेंगे। तो मैं फिर चला गया। तो जो रेड हुआ, रेड में फिर ये हुआ कि बंदा जो है वो बहुत सख्त जान था। तो वो इंडिया के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप से तरबियत याफ्ता था, और पुलिस के जो लोग थे वो अपने तरीक़ों से कोशिश कर रहे थे लेकिन सही कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो मुझे फिर उन्होंने नसीरुल्लाह बाबर साहब से मेरी बात कराई। उन्होंने बोला कि मुझे जो है ना जितनी जल्दी इससे कोई ख़बर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की ज़िंदगी के सवाल है, तो इस पर जितना वर्क कर लें। तो मैं तकरीबन 2 दिन तो सोया नहीं हूँ, और मेरे साथ एक दूसरे साहब होते थे जमील साहब, वो पुलिस और FIT और रेंजर्स के लिए काम करते थे। तो इंटरोगेशन कर रहे थे, मैं इंटरोगेशन कर रहा था, सवालात कर रहा था। तो वो सवालात हुए और सवालात के, मगर उस दौरान जिस वक्त ये सारी कार्रवाई हो गई तो मुर्तज़ा भुट्टो ने CID गार्डन पे रेड किया, पुलिस अफसरान को उसने मुर्गा बना दिया, कैदी छुड़ा दिए, एक मशीन गन कब्ज़े में ले ली। इस तरीके से मुर्तज़ा भुट्टो रैश हुआ, मुश्तइल हुआ और उसने कार्रवाई की। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर शुएब सदल के पास गया और डॉक्टर शुएब सदल से मैंने बात की कि अगर कोई बंदा पार्लिमानी मेंबर भी हो और प्राइम मिनिस्टर का भाई हो तो क्या उसको तब ये हक़ होता है कि वो स्टेट की जो इदारे हैं उसके ख़िलाफ़ इस तरीके से गैर क़ानूनी कार्रवाई करता फिरे और स्टेट उसको बर्दाश्त भी करे। तो सदल साहब ने एक बड़ा ज़ोरदार खैखा मारा और उन्होंने बोला कि तो क्या हुआ, वो वही तो कर रहा है जो हम चाहते हैं। तो मैंने बोला आप क्या चाहते हैं? तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे बताया कि आपको इंटेलिजेंस की टैक्टिक तो पता है ना। मैंने बोला जी। तो हर शख्स की कोई कमज़ोरी होती है, मुर्तज़ा की एक कमज़ोरी हमने तलाश की है, वो है गुस्सा। मुर्तज़ा को अपने गुस्से पे काबू नहीं है, हम उसको गुस्सा दिला रहे हैं। जब वो गुस्से से बाहर हो जाएगा
तो अपने ही नुकसान कर लेगा। तो इस तरीके से मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो मुर्तज़ा ने जो मुख्तलिफ 2-3 केसेस कर दिए तो पुलिस उसको फ़ाइल तैयार करती रही। फिर उसके बाद जब ये 20 तारीख थी मेरे ख्याल में जो वाक़या हुआ, तो उस वक्त ये हुआ कि पुलिस के अंदर क्योंकि मुर्तज़ा के इन्फॉर्मर बहुत ज़्यादा थे, तो मुर्तज़ा को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ये थानों पे रेड कर रहा था। तो हम थे इंटरोगेशन के लिए अपना यानी मलीर के एक थाने में थे। वहाँ से फिर हम न्यू कराची थाने शिफ्ट हुए। बहारुद्दीन बाबर एसएचओ थे। तो फिर ये इंटरोगेशन चल रही थी तो फिर उस दौरान ऐसा हुआ कि सुरजानी में मुर्तज़ा का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ज़ीशान काज़मी ने जो है वो कुछ प्राइवेट बंदे बुलवाए और कुछ पुलिस के बंदे थे इनके साथ, और ये एक गाड़ी में न्यू कराची थाने से रवाना हुआ। मुझे उन्होंने बोला कि यार आप ये इंटरोगेशन कंप्लीट करो, क्योंकि कंप्लीट होगी तो नसीरुल्लाह बाबर साहब को भिजवानी है। तो ये चले गए तकरीबन, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं तो बातचीत में मसरूफ़ रहा। तो कोई 2 घंटे 2.5 घंटे, मुझे एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद ये आए, तो आते ही इन्होंने थाने का गेट बंद करवा दिया। जितने सिविलियन थे उनको थानों से निकाल दिया गया। एक शोर मच गया बड़ा, तो मैं आवाज़ सुन के कमरे से बाहर आया। तो मैंने पूछा, ज़ीशान खैरियत तो है, क्या हो गया? बोले यार अभी कोई बात नहीं करो, बस जो है ना वो मैंने सिक्योरिटी टाइट कर दी है। इन्होंने बाहर भी सिक्योरिटी कर दी थी, अंदर भी कर दी थी, और सारे सिविलियन आउट कर दिए थे। फिर उसके बाद हम जो है वो बहारुद्दीन बाबर के कमरे में आके बैठ गए। तो वहाँ ज़ीशान ने बाबर से बोला कि फौरी तौर पे जो है ना वो रोज़नामचा मंगवाओ। रोज़नामचा मंगवाया गया। तो रोज़नामचे की एंट्री, क्योंकि आपको पता है कि रोज़नामचा 24 घंटे का होता है, मुस्तकिल चलता, ख़त्म नहीं होता, तो उसमें एंट्रियाँ डली हुई थी। तो ज़ीशान ने जो है ना उसमें 3 सफ़े उसके फाड़ दिए रोज़नामचे के। फाड़ने के बाद रोज़नामचा मुहर्रर से उसने बोला कि अब ये एंट्री बाद में करना, पहले ये एंट्री करो कि मैं बग़र्ज़ तफ्तीश न्यू कराची थाने में मौजूद हूँ, बाहर कहीं नहीं गया। तो ये एंट्री डाली गई। जब ये एंट्री हो गई, सारी एंट्रियाँ हो गई, तो अब मैंने ज़ीशान से पूछा, भाई अब तो सारे काम निपटा लिए, मसला क्या है? तो फिर इसने बोला कि यार अभी जो है ना अंदर प्राइवेट रूम जहाँ था इंटरोगेशन चल रही थी, वहाँ आ गए। वहाँ आके ज़ीशान ने बोला कि मुझे, यार तुम्हें कुछ पता है? मैं बोला नहीं, मैं तो एक बंद कमरे में हूँ, मुझे तो कोई चीज़ ही नहीं है मीडिया की, टेलीफोन तो होते नहीं थे उस ज़माने में ये सारे। तो उसने बोला कि मुर्तज़ा मर गया। मैंने बोला यार तूने मार दिया? बोला यार मैं तुझे बाद में कहानी सुना दूंगा सारी, अभी नसीरुल्लाह बाबर साहब बड़ी तेज़ी से इंतजार कर रहे हैं, ये बंदा उगल नहीं रहा था, अब ये सब बता देगा। उसके बाद फिर मुल्ज़िम की इंटरोगेशन हुई। तो उन्होंने बोला कि इसको जब मुल्ज़िम को बताया तो उसने बिलीव नहीं किया। उसने कहा कि ही कांट डेड, वो मर नहीं सकता, वो तो हमारा खुदा है। मकसद उसको बहुत ज़्यादा उस पर वो था। ज़ीशान ने सर पीट लिया अपना और बोला कि यार पीटीवी लगाओ। जब पीटीवी लगाया तो पीटीवी पे खबरें आ रही थी मुर्तज़ा के कत्ल की। वो जब खबरें उसने सुनी तो वो हंसने लगा मुल्ज़िम, और उसने बोला कि तुम लोगों ने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके ना मेरे को बेवकूफ़ नहीं बनाओ, तुम लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड करके मुझे ये सुना रहे हो। तो तब भी उसने बिलीव नहीं किया। अब ज़ीशान तो परेशान हो गया, इस्लामाबाद से दबाव बढ़ रहा था, इसके चीज़ें चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि वो डिश लगी हुई थी। तो ज़ीशान ने कहा कि यार ऐसा करते हैं, डिश लगी हुई है, CNN तो झूठ नहीं बोल सकता, CNN लगाओ। तो वो डिश वगैरह सेट की गई, CNN सेट किया गया, और CNN लगाया तो CNN में चल रही थी मुर्तज़ा वाली खबरें। बस जब वो देखी तो फिर अली सुनारा ने एक ज़ोरदार चीख मारी ना, दोनों हाथ उसने अपने ऐसे ऊपर किए, और उसके बाद अपने सीने पे उसने बहुत ज़ोर से, इतने ज़ोर से मारे कि पूरा कमरा जो है वो उसके सीने की आवाज़ से गूंज उठा। तो फिर उसके बाद वो धाड़े मार मार के रोने लगा। ज़ीशान ने लोगों को इशारा किया कि कोई बात नहीं करो, इसको रोने दो। तकरीबन 15-20 मिनट वो रोता रहा। फिर रोने के बाद जो है वो उसने फिर सर उठाया। फिर उसने ज़ीशान से बोला, साहब जब मेरा बाप मर गया तो मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैं जो पूछो मैं बताऊंगा। तो फिर मैं कागज़ पेन लेके बैठ गया था, और ये पोजीशन थी कि लिखते 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 हमारे हाथ थक गए थे, हमारे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि बड़ी सनसनीखेज़ इंकशाफात थे।
और बड़ी होलनाक बातें थीं, और वो सब नाम डिस्क्लोज़ कर रहा था कि पीपल्स पार्टी के अंदर कौन लोग थे जो बेनज़ीर का हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे, कौन लोग थे जो पैक्ट कर चुके थे। सारी चीज़ें सामने आ गई कि कौन कौन से बड़े क़त्ल, सारी यानी एक एक चीज़ बड़ी तफसील के साथ थी वो। तो वो सारी चीज़ों में से कुछ पुलिस ने हज़फ भी कराई। मसला कि पुलिस ने बोला कि ये क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चली जाएंगी या बेनज़ीर के ख़िलाफ़ चली जाएंगी, तो आप इनको हज़फ कर दें, इसको यानी ऑफिशियल रिपोर्ट में ना आने पाए। तो ऑफिशियल रिपोर्ट जमील साहब बना रहे थे वो, तो वो उन्होंने बोला इसमें हज़फ कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से हुई, और मैंने आपको बड़ा ख़ुलासा करके ये बताया। तो बाद में फिर ज़ीशान मफरूर हुआ, फिर उसने मुझे सारी डिटेल बताई कि नसीरुल्लाह बाबर साहब का ये ऑर्डर था और जरदारी साहब के साथ अप्रूवल से हुआ था, लेकिन जो है वो पुलिस को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, और इसमें टेक्निक यही थी कि जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा उनको रखा नहीं जाएगा। तो आप देखें सारे लोग फिर इस वजह से मारे गए, सिर्फ वो लोग जो बराह रास्त किसी अहकामात में इन्वॉल्वमेंट में नहीं थे, सिर्फ इंतजामी ड्यूटी में थे। जैसे सडल साहब को पता था लेकिन वो इंतजामी ड्यूटी में थे, वाजिद दुरानी साहब को पता था, वो इंतजामी ड्यूटी में थे। जो इसके मास्टरमाइंड थे उनको मुर्तज़ा के कत्ल वाले दिन उन्होंने एडवांस में, कत्ल से पहले उनकी लंदन की टिकट बुक करा ली थी। तो मैं जब ये कत्ल के वाक़े के बाद मैं पुलिस हेड ऑफिस गया, तो शेख सडल साहब ने मुझे मुर्तज़ा भुट्टो के मास्टरमाइंड से भी मिलवाया, और उन्होंने फिर हम 1.5-2 घंटा चाय पीते रहे, हम बातचीत करते रहे। फिर उसके बाद सडल साहब ने बोला कि आपको पता है पाकिस्तान का कि जब यहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो बड़ा प्रेशर आता है, तो मैं अब इनको जो है वो एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ अपनी हिफाजत में, अब ये लंदन रवाना होंगे, फिर कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। इस तरीके से जो मुर्तज़ा भुट्टो के मास्टरमाइंड थे वो इस वक्त लंदन में हैं, और जो यहाँ पे जिन्हें इस्तेमाल किया गया उनमें से कोई ज़िंदा नहीं है, सब कत्ल हो चुके हैं। देखिए बेनज़ीर का प्लानिंग तो यकीनन जो है वो 94-95 में हो गई थी, लेकिन उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि उस वक्त जो है ना वो बेनज़ीर को कत्ल होने की प्लानिंग थी ओरिजिनल में, हालांकि रिपोर्ट उसमें आई थी। मेरे ख़्याल में जो मैं समझता हूँ, जो बाद में आने वाले हालात हुए और फिर खुद बेनज़ीर का मर्डर हुआ, तो उसमें यह हुआ कि बेनज़ीर को धोखे में रखा गया, यानी बेनज़ीर का मर्डर नहीं होना था। मुर्तज़ा ने प्लानिंग ये की थी कि सिर्फ बेनज़ीर के उसने हमनवा तोड़ लिए थे, और उन सारे लोगों ने पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना था, और जब ये असम्बली में आते तो ये पूरी अक्सरियत के साथ मुर्तज़ा भुट्टो के साथ हो जाते हैं। तो उस सूरत में बेनज़ीर का तख्ता खुद ब खुद उलट जाता, क्योंकि मैंने जो उन पुलिस अफसरान से या उन लोग आला इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से सुना है, बेनज़ीर ने हमेशा ये बोला था कि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भले मेरा दुश्मन हो, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती, यानी इसको कोई तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहती, और मैं ये नहीं चाहती कि पुलिस मेरे बाप के घर में कभी दाखिल हो, यानी 70 क्लिफ्टन में। तो मुर्तज़ा भी बेनज़ीर का कत्ल नहीं कराना चाहते थे, और ना बेनज़ीर मुर्तज़ा का कत्ल कराना चाहते थे। ये जो मास्टरमाइंड होते हैं वो फिर इस किस्म के हालात पैदा करते हैं और ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उनके मतलूबा जो अहदाफ होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल और फिर इसका ट्रायल और इसका जजमेंट, ये हमारे जो शहर कायद में होने वाले बड़े बड़े वाक़यात और सानियात है ना, उनमें से एक बड़ा सानिया था। देखिए मीर मुर्तज़ा भुट्टो को 20 नवंबर 1996 को उस वक्त पुलिस की गोलियों का वो निशाना बने, वो और उनके साथी, जब वो अपने घर के बिल्कुल 70 क्लिफ्टन के बिल्कुल बाहर मेन रोड पर थे, और तो उनको शाहराए आम पर गोलियों का निशाना बनाया गया। और लेकिन काफी टाइम तक उनको जो जख्मी हालत में मीर मुर्तज़ा भुट्टो वहां उनके मुंह से और पूरे जिस्म से खून निकलता रहा, लेकिन कोई उठा के नहीं लेके गया, देर से लेके गया और एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके गए जहां कोई इलाज की भी ज्यादा सहूलत नहीं थी। उसके बाद फिर दूसरे अस्पताल में लेके गए तो वो काफी देर के इलाज सही नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गए। फिर जब इसका ट्रायल शुरू होता, सबसे पहले तो अलमनाक ज्यादा अलमिया ये है कि मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ उस वक्त जब उनकी अपनी बड़ी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनको बाकायदा फोन करके बताया गया कि उनके भाई का मर्डर कर दिया गया है, और इस मर्डर में उस वक्त के जो IB के सरबराह थे मसूद शरीफ, फिर IG सिंध, DIG साउथ, SSP साउथ और दीगर पुलिस अफसरान जो थे उनको नॉमिनेट किया गया था। बाकायदा मुर्तज़ा भुट्टो का जो मुलाजिम है गोगा, इस वक्त मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं, गोगा था, उसने FIR कटा, 2 FIR इस वाकये की कटी थी। एक पुलिस अफसरान की मुद्दत में कटी थी जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उसके साथियों के खिलाफ कटी थी कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। दूसरी FIR
जो मीर मुर्तजा भुट्टो का मुलाजिम है उसकी मुद्दत में कटी थी। बाकायदा पुलिस अफसरान के को नॉमिनेट किया गया था कि ये वहां मौजूद थे, इनके कहने पर फायरिंग की गई। अच्छा, उसमें आसिफ अली जरदारी का भी नाम था। पहले शुरू में जो FIR कटी है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें आसिफ अली जरदारी का नाम भी था, लेकिन उसका आसिफ अली जरदारी का नाम बाद में निकाल दिया गया। अच्छा, जब मुकदमा स्टार्ट होता है तो तफ्तीश इंतहा से ज्यादा नाकस थी और ये वाज़े तौर पे नजर आता था कि पुलिस अफसरान ने अपने ही पेटी भाइयों को, अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो कत्ल में मुलविस पुलिस अफसरान को सेव किया जा सकता, वो बच सकते थे। अच्छा, पहले तो आसिफ अली जरदारी का नाम निकाला गया, फिर ये ट्रायल तवील चला, उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद पेश होती रही। फिर एक ट्राइब्यूनल बन गया, उसमें भी हमने देखा डे टू डे उसकी प्रोसीडिंग होती थी, उसमें भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो जिनका अपना भाई उनकी हुकूमत में कत्ल हुआ था वो खुद पेश होती थी। और हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सुबह 8:15 बजे वहाँ कोर्ट में मौजूद होती थी, सारा दिन वो कोर्ट में प्रोसीडिंग देखती, गवाही उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उनको ये भी जुमले सुनने पड़ते थे कि उनके शोहर ने अपने ब्रदर इन लॉ को कत्ल करवाया। ट्रायल होता रहा। अब 2010 में, दिसंबर 2010 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने इस मुकदमे का फैसला, दोनों केसों का फैसला सुनाया और अलमनाक सूरत इस जजमेंट का सबसे ज्यादा अलमिया ये है कि उन्होंने मीर मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों को कत्ल में मुलविस तमाम मुल्जमान को बाइज्जत बरी कर दिया। और जिनके मीर मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों पर जो एलिगेशन था कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, उसमें मीर मुर्तजा और उनके साथियों को भी कत्ल जो बरी कर दिया गया। अब उन जज साहब से या इन्वेस्टिगेशन अफसरान से ये पूछा, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई वो जो मीर मुर्तजा भुट्टो और दीगर मरे थे उनको कोई फरिश्ते मार गए थे, कोई हवाई मखलूक थी जो मार गई थी, किसी ने तो कत्ल किया था ना। तो जब पुलिस वाले भी बेगुनाह थे, मीर मुर्तजा भुट्टो और उनके साथी भी बेगुनाह थे, तो फिर कातिल कहाँ गए? सूरत हाल तो बड़ी गंभीर रही जितना अरसा भी पहले ट्रायल चलता रहा या ट्रिब्यूनल में चलता रहा, क्योंकि एक बड़ी ही सोगवार सी कैफियत होती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आती थी तो उनकी कैफियत, उनके चेहरे से, उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो एक सगी बहन, उनके सगा भाई कत्ल हुआ और अकलौता था उस वक्त, क्योंकि मीर शाहनवाज भुट्टो तो पहले फ्रांस में जहर दे के मार दिया गया था। तो सूरत हाल सारी तकरीबन हमने ये देखी कि कभी कोई दिलचस्प सूरत हाल सामने नहीं आई। सूरत हाल हमेशा सोगवार सी रही, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश थी, वो बार बार इस ख्वाहिश का इजहार करती थी कि चूंकि एक साजिश के तहत उनके खिलाफ ये साजिश की गई, उनकी हुकूमत में उनके भाई को कत्ल करवाया गया, तो कातलों को हर हाल में बेनकाब होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो अपनी जिंदगी में मीर मुर्तजा भुट्टो के कातलों को सजा होता नहीं दे सकी और उनकी जिंदगी में ही अदालत ने मीर मुर्तजा भुट्टो के तमाम कातलों को बाइज्जत बरी कर दिया। और वो बाद में तमाम के तमाम अफसरान तकरीबन सभी ने तरक्कियां ली, प्रमोशन ली है। और उनमें वाजिद दुरानी जैसे उस वक्त SSP साउथ थे, वो बाद में IG सिंध के ओहदे से रिटायर हुए। फिर जो शाहिद हयात मरहूम थे वो यहाँ CCPO कराची के ओहदे तक आए, वो उस वक्त SP थे। हाँ, एक वाकया जो है जो इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी कह सकते हैं या इनके अपने लोगों को बचाने का एक तरीका कर दें कि एक SHO क्लिफ्टन थे उस वक्त, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। वो नॉमिनेट थे इस केस में, क्योंकि उनकी जो रिडक्शन में उनके थाने की हदूद में हुए, तो उन्होंने खुद को गोली मारकर अपने आप को कत्ल कर लिया था, लेकिन उसकी भी तहकीकात नहीं हुई। देखें, आसिफ अली जरदारी से हमारी जो जेल की मुलाकातें बड़ी खुशगवार भी रहीं। कभी कभी वो बड़े मूड में होते थे तो लतीफ़े भी सुनाते थे। पाकिस्तानी सियासत, इंटरनेशनल सियासत, मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के हवाले से भी कई दफ़ा उनसे बात हुई, बल्कि यहाँ तक हमने उनको छेड़ा कि ये आपकी जो मूछ है साफ हो गई थी, हमें पता चला कि मीर मुर्तजा भुट्टो ने ज़बरदस्ती आपकी मूछ साफ कर दी थी, तो वो आप पसंद नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है कि मीर मुर्तजा भुट्टो आसिफ अली जरदारी को काला शहजादा या ब्लैक प्रिंस के नाम से नाम पुकारते थे उनका। तो उनसे कई दफ़ा पूछा तो वो इस पे कोई वाज़े जवाब नहीं देते थे। उनका कहना था कि ये साजिश की गई है उनकी, ताकि एक बहन की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मीर मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों को कत्ल किया गया। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो मुझे चूंकि बद से बदनाम बुरा वाला सिलसिला था, मुझे इस केस में ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश की गई कि मेरी माँ पर हुआ। उनका कहना था कि मैं मीर मुर्तजा भुट्टो से कई दफ़ा मिला हूँ, ठीक है कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात थे, वो तो दोनों बहन भाइयों में भी इख्तलाफात थे, तो वो इस मौजू पे ज़्यादा खुल के बात उन्होंने कभी नहीं की।
बाकी तमाम मौजूदात पे कहा ना कि वो लोकल सतह पे पाकिस्तान पे लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खुल के गुफ्तगू करते थे, और बाज़ औक़ात बड़े मूड में होते थे तो वो हंसी मजाक लतीफ़ेबाजी भी होती थी, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से वो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे। देखें, ताख़ीर की बुनियादी वजह तो आसिफ अली ज़रदारी थे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि 70 क्लिफ्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने ये सवाल किया था मोहतरमा गनवा भुट्टो साहबा से कि आप लोग अपील क्यों नहीं फाइल करते। फिर उनके कुछ वुकला से भी बात हुई थी कि 2010 में जजमेंट आती है तो भाई अपील को परसू क्यों नहीं किया जाता। आप लोगों ने 2010 में फाइल होने वाली अपील अब देखें ना, तकरीबन 13 साल के बाद दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई है, परसू करना शुरू किया। वुकला ने बाकायदा अपने वकालतनामे फाइल किए, तो उनका कहना था जब तक ये शख्स है मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये जजेस को भी मैनेज कर लेता है, ये मैनेजमेंट को भी मैनेज कर लेता है, तो मुझे आसिफ अली ज़रदारी की मौजूदगी में इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी सदर बन चुके थे, तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अपने वकला को डायरेक्शन दी कि अपील को परसू ना किया जाए, फिलहाल पेंडिंग में रखा जाए, जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो अपील को चलाया जाएगा। अब ये देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जैसे सिंध में ख़त्म हुई है, अब वकला ने वकालतनामे फाइल कर दिए और प्रोसीडिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो बुनियादी वजह तो आसिफ अली ज़रदारी है। दूसरा, ये अगर सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ ये हमारे जो अदालती निज़ाम है उस पर भी एक सवालिया निशान है कि लोगों को इतने बड़े केस में भी इंसाफ की तवक्को उनसे नहीं थी कि हमें वो इंसाफ दे सकेंगे। एक शख्स चाहे वो सदर पाकिस्तान रहा हो या सियासी पार्टी का सरबराह हो, क्या वो इतना ही मजबूत था कि अदालती निज़ाम पर पूरा हावी हो गया कि एक पार्टी का सरबराह मर्डर होता है तो उसको उसके अहले खाना को इंसाफ की तवक्को नहीं, वो डरते हैं, अदालत में नहीं जाते। तो ये हमारे अदालती निज़ाम पे भी सवालिया निशान है कि वो लोगों को बर वक्त और सही इंसाफ नहीं दे पाते।